दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हो चुका है 27 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में भले ही सैकड़ों लोगों की मौत कोरोना से हुई हो, ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों ने दम तोड़े हो, लेकिन टीकाकरण में बिहार ने बेहतर काम करके दिखाया है। जानकारी के अनुसार बिहार में 18 से 44 साल उम्र के लोगों के टीकाकरण में पहले पायदान पर पहुंच गया है। टीकाकरण में बिहार ने राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए पहली जगह हासिल कर ली है। यह बिहार के लिए यह सफलता इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि यहाँ 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन 9 मई से शुरू हुआ है। हालांकि फ्रंट लाइन वर्करों को इससे पहले ही टीकाकरण शुरू हो चुका था। 22 मार्च को बिहार भारत में दूसरे स्थान पर था, राजस्थान पहले पायदान पर था, लेकिन अब बिहार ने बाजी मार ली है। जी अब बिहार पहले पायदान पर पहुंच गया है। दोस्तों किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ अपने विरोध की आवाज को फिर से तेज कर दिया है, जिस कारण से कल 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में काला दिवस मनाया। जिन किसानों ने सभी देशवासियों से समर्थन मांगते हुए उन्हें अपने घर और वाहन पर यानी कि गाड़ी पर काला झंडा लगाने और फिर मोदी सरकार के पुतले जलाने की भी अपील की और धरना स्थल पर काले झंडे लगाकर और सरकार के पुतले जलाने की अपील की। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने परसों देशवासियों से अपील करते हुए कहा था कि यह आंदोलन अहिंसक है और सत्य के लिए लड़ा जा रहा है। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा पर सत्य और अहिंसा के मार्गदर्शक महात्मा बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालें। जी हां, किसानों द्वारा काला दिवस मनाने की अपील का कई राज्यों में अच्छा खासा असर दिखा। यह सुबह से ही देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई जहां लोग अपने घरों पर काले झंडे लगाकर काला दिवस मनाया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया। इन तस्वीरों के साथ ही हैशटैग नेशनल ब्लैक डे और हैशटैग 6 मंथ ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसे ट्रेंड भी सोशल मीडिया पर किया। दोस्तों पटना में खान सर जीएस रिसर्च सेंटर के संचालक खान सर के असली नाम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक बड़े वर्ग की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोग उनकी असली नाम अमित सिंह बता रहा है। जी हां, हालांकि उनकी तरफ से इस मुद्दे पर सफाई दी गई है, लेकिन लोगों का विरोध जारी है। जी हां, आपको बता दूं कि पटना में रहने वाले खान सर जीएस की टॉपिक को देसी तरीके से आसान भाषा में लोगों को समझाते हैं। यूट्यूब पर लोग उनके वीडियो को खूब पसंद करते हैं। जी हां, अभी 92 लाख से अधिक उनके सब्सक्राइबर्स हैं। 24 अप्रैल को उनके द्वारा डाले गए एक वीडियो के बाद विवाद शुरू हुआ। जी हां, उस वीडियो में उन्होंने फ्रांस पाकिस्तान के संबंध और पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को देश से वापस भेजने के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में बताया था। जी हां, प्रदर्शन की तस्वीर को पॉइंट करते हुए उन्होंने कहा कि ई रैली में ये बेचारा बचुआ है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज होता है, कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाएंगे। बाबू लोग तुम लोग पर लो, अब्बा के कहने पर मत जाओ, अब्बा तो पंचर साट ही रहे हैं, ऐसा ही तुम लोग करोगे तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटोगे, तो पंचर मत साटो, वरना तुमको भी पता ही है कि कुछ दिन नहीं होगा तो फिर चौराहे पर बैठकर मीट काटोगे। तो बताइए ये उम्र है क्या बच्चों को यहाँ पर लाने का। जी इस बात से ही विवाद शुरू हो गया है। जी इस वीडियो के बाद से ही लोगों की तरफ से उनके नाम और धर्म को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। कुछ लोगों ने उनके पुराने वीडियो का हवाला देते हुए उन्हें अमित सिंह बताया है। जी हालांकि पूरे मुद्दे पर खान सर का कहना है कि नाम से किसी को नहीं जानना चाहिए। जी खान बस एक टाइटल है, मेरा मूल नाम नहीं है, मैंने अपना पूरा नाम कभी नहीं बताया, टाइम आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा। नाम में कोई बड़ा रहस्य नहीं छुपा हुआ है, लेकिन एक ट्रेंड है जो उसे चलने दिया जाए। दोस्तों बिहार में कोरोना और तूफान यास के कहर के बीच चमकी बुखार का खौफ शुरू हो गया है। जी मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती पारू के मझोलिया गांव निवासी 2 वर्षीय मोहम्मद अफरान की एईएस से मंगलवार की मौत हो गई। यह बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मौत का चौथा मामला है। वही विभाग की ओर से सभी पीएचसी में चमकी के इलाज की व्यवस्था का निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह में चमकी बुखार के लक्षण से पीड़ित 4 बच्चों को एसकेएमसीएच के पीकू में भर्ती कराया गया। इसमें से अफरान में एईएस की पुष्टि की गई। उसे डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी की यूनिट में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि सोमवार की सुबह अफरान की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। गंभीर हालात देखकर उसे पीएचसी ले गए। वहां के डॉक्टरों ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन वहां भी वो नहीं बच पाया और एईएस के कारण उसकी जान चली गई।
दोस्तों, कोरोना काल में कब आपको किस तरीके से साइबर क्राइम का शिकार होना पड़े, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसीलिए अपनी तरफ से सतर्क रहें। साथ ही समय समय पर सरकार भी आपको सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी करती रहती है। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पोस्ट ना करें। इस सर्टिफिकेट में आपके पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, एज, जेंडर शामिल होते हैं। इस डिटेल्स का यूज करके फ्रॉडर्स आपके साथ चीट कर सकते हैं। दोनों डोज लेने के बाद सरकार की ओर से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और सरकार ने खुलेआम कह दिया है कि आप सोशल मीडिया पर सर्टिफिकेट शेयर ना करें, नहीं तो फिर आप फंस सकते हैं, बुरी तरीके से फंस सकते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री के फैसले से सरकार में सहयोगी बीजेपी के विधायक सांसद भारी गुस्से में हैं। ये भाजपा के विधायकों सांसदों को सरकार का ये निर्णय पच नहीं रहा। ये पार्टी विधायकों ने नेतृत्व से पूछा है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का सबसे ऊंचा स्थान है, लेकिन बिहार में इसका गला क्यों घोटा जा रहा है। एक अदना सा पंचायत सेवक को लॉकडाउन घूमने की आजादी है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि सांसद विधायक को मना है। बीजेपी के विधायकों ने अपने ही सरकार से सवाल किया है कि क्या निर्णय लेने से पहले मुख्यमंत्री ने बीजेपी कोटे के दोनों डिप्टी सीएम और मंत्रियों से इस बारे में राय ली थी। जी हां, पार्टी के विधायकों के गुस्से को भांप करके प्रदेश नेतृत्व ने विधायकों के सवाल को जायज ठहराते हुए कहा है कि इनकी जानकारी राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दी गई है। जी हां, हालांकि नेतृत्व ने यह भी कहा है कि केवल 7 दिनों की बात है, मामले को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले कम होते ही देश प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका और भयावह की चर्चा तेज हो गई है। जी मुख्य तौर पर बच्चों पर संक्रमण की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में तैयारियां भी शुरू कर दी है। जी वहीं एम्स पटना के विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर कब आएगी ये अनलॉक के 15 दिन बाद पता चलेगा। यदि दूसरी लहर की भयावहता से सतर्क हुए लोग संक्रमण से बचाव के उपाय जैसे मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन और हाथों को धोने की आदत बना ले तो फिर तीसरी लहर को काफी हद तक रोका जा सकता है। वहीं यदि लोग ये सोचे हैं कि वे पहले से ही संक्रमित हो चुके हैं, वैक्सीन लगवा ली है और या किसी अन्य भ्रम से बचाव के उपायों की अनदेखी करते हैं, तो फिर अगस्त तक तीसरी लहर आ सकती है। एम्स के कोरोना नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया है कि यदि अनलॉक के बाद लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो दूसरी लहर जारी रहेगी। दूसरी लहर के पूरी तरीके से खत्म होने के 1 से 2 माह बाद ही तीसरी लहर आएगी। डॉक्टर संजीव के अनुसार पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर की संक्रमण दर करीब 4 गुना अधिक थी। इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि तीसरी लहर में आने वाला म्यूटेड संक्रमण कितना संक्रामक या फिर जानलेवा होगा। जी हां, वहीं दूसरी ओर एक बड़ी आबादी के टीकाकरण और फिर कोरोना संक्रमण से विकसित एंटीबॉडी में तीसरी लहर की भयावहता कम करने में सहायता होगी। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया के बायसी थाना के मझुआ गांव में 19 मई को महादलितों के साथ हुई दरिंदगी की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पूर्णिया और किशनगंज से लेकर पश्चिम बंगाल, असम तक ये चिकन नेक की बात करते हैं। शर्जिल इमाम ने कहा था कि चिकन नेक काट देंगे और ये बहुत बड़ी घटना है। अगर मुसलमानों के साथ इस तरीके से अत्याचार हो गया होता तो राहुल गांधी जैसे लोग पहुंच जाते। उन्नाव पर राहुल गांधी पॉलिटिक्स टूरिज्म करते हैं, लेकिन इस पर चुप रहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सेकुलरिज्म की बात करने वालों के पर यह घटना तमाचा है। जी उन्होंने आरजेडी के रोल पर कहा है कि एमवाई समीकरण पर इनकी पार्टी और राजनीति चलती है। ओबीसी की जीत सामाजिक समरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा है कि सीमांचल में घुसपैठ के मुद्दे और इस घटना पर कहा है कि यह 200% सही है। जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वोट दिखाई दे रहा है। जी वह उनके लिए वोट है। उन्होंने कहा है कि जिनको नहीं दिखाई देता है उन्हें कभी दिखाई नहीं देगा। जी हां, दिखाई दे रहा है और फिर इसकी योजना बन रही है। इसलिए मैं राज्य सरकार के कहूंगा कि ऐसी कार्रवाई करें कि दोबारा से कोई अपराध के बारे में सोचे नहीं। जी हां, उन्होंने कहा है कि स्पीड ट्रायल करके दोषियों पर कार्रवाई हो। जितने लोग इसमें शामिल हैं उनका उद्भेदन कीजिए। मैं लॉकडाउन के बाद इस मसले पर बोलूंगा। उन्होंने कहा है कि ओबीसी की पार्टी मुसलमानों के नाम पर चुनाव लड़ती है और जिन्ना के सिद्धांतों पर चलती है। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि 5 सीट पर जीत जाना बिहार के सामाजिक समरता के लिए दुर्भाग्य है। जहां पूर्णिया में घटना घटी है वहां का विधायक ओबीसी की पार्टी का है और वहां सामाजिक सद्भावना टूटना तय था। शायद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को यह नहीं पता है कि पूर्णिया में जो ये घटना घटी है यह कोई जातीय हिंसा, कोई जातीय घटना नहीं है। यह बल्कि जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ घटना है और यह जमीनी विवाद आज नहीं बल्कि 1-1.5 साल से चलती आ रही है, जिसके बाद यह घटना घटी है। लेकिन गिरिराज सिंह इस घटना को जातीय आधार पर देख रहे हैं और बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वैसाख वैश्विक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। जी हां, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी थी। जी हां, इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मानव ने दशकों में ऐसे संकट का सामना नहीं किया। जी हां, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में घटनाओं को कोरोना से पहले, कोरोना के बाद के तौर पर याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया है। 100 साल में कोरोना जैसी महामारी नहीं आई। सारे देश मिलकर इससे आज लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टरों, नर्सों को एक बार फिर से सलाम करता हूं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके परिजनों के प्रति शोक व्यक्त करता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों की जान बचाने, महामारी को हराने के लिए टीका निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। ये अहम हथियार है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बिहार पुलिस के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। इस सिपाही ने कई लोगों को चूना लगाया है। इससे पहले भी यह पुलिसकर्मी धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। मामला भागलपुर जिले के सबौर थाना का है, जहां पुलिस ने भोजपुर जिले के रहने वाले बिहार पुलिस के जवान सुनील कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही भोजपुर जिले के रहने वाले भिखारी सिंह का बेटा है, जो फिलहाल भागलपुर जिले में सिपाही के पद पर कार्यरत हैं। जी हां, सुनील के ऊपर आरोप है कि इसने कई लोगों से शेयर में पैसा लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है। सुनील यह काम लगभग 7 से 8 सालों से करता आ रहा है। साल 2013-14 से ही अनेकों व्यक्तियों को चूना लगा चुका है। उनके ऊपर 2 साल पहले साल 2019 में ही सबौर थाना में 4 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोस्तों, सरकार के नए नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। व्हाट्सएप ने कोर्ट में अपील की है कि नए नियमों पर रोक लगे, क्योंकि ये यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ है। जी हां, कोर्ट में व्हाट्सएप ने कहा है कि यह कानून गैर संवैधानिक है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप नए डिजिटल नियमों के खिलाफ है। जी हां, नए डिजिटल नियम में सोशल मीडिया कंपनी को किसी तरीके के पोस्ट को सबसे पहले किसने किया यह पूछने पर बताना होगा। इस नए नियम से सबसे ज्यादा प्रभावित व्हाट्सएप हो रहा है। व्हाट्सएप ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि क्यों भारतीय आईटी रूल्स चैलेंज कर रहा है। व्हाट्सएप के एक स्पोक पर्सन के अनुसार किसी यूजर्स का चैट ट्रेस करना मतलब हर मैसेज का फिंगरप्रिंट व्हाट्सएप के पास होगा। इससे यूजर्स की प्राइवेसी, जो उसका फंडामेंटल राइट है, वह भंग होगा। हम भारत सरकार के साथ भी बातचीत जारी रखकर इस पर समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर कोई लीगल वैलिड रिक्वेस्ट हमारे पास आती है तो फिर उसको लेकर हमारे पास मौजूद सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। नए नियम पर व्हाट्सएप को कहा गया है कि जो गलत पोस्ट कर रहे हैं बस उनके बारे में जानकारी देनी होगी। कंपनी ने कहा है कि यह किसी अकेले की जानकारी नहीं दे सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। इस एनक्रिप्शन सिस्टम की वजह से किसी मैसेज को ना तो व्हाट्सएप और ना ही कोई थर्ड पर्सनल देख या फिर पढ़ सकता है। यानी कि अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और उसमें किसी भी तरीके के गलत पोस्ट करते हैं तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम सरकार को जानकारी देने के लिए तैयार है। यानी कि अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में कुछ गलत पोस्ट करते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम सरकार को आपकी जानकारी दे दी जाएगी और फिर आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। इन नियमों के बाद चेक बुक जारी करने और कैश निकासी को लेकर अब रुपए देने होंगे। एसबीआई की ये नए सर्विस चार्ज 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। आपको बता दूं कि जीरो बैलेंस वाले बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट गरीबों के लिए खोला जाता है। अब उन्हें कई सेवाओं के लिए नए चार्ज देने होंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या है वो चार्जेस। तो 1 जुलाई से बेसिक सेविंग बैंक के डिपॉजिट खाता धारक ब्रांच या फिर एटीएम से महीने में 4 बार बिना शुल्क पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद बैंक सभी कैश निकासियों पर चार्ज देना होगा। जी हां, वो चाहे कैश एसबीआई के एटीएम से निकाला गया हो या फिर गैर एसबीआई से। ये चार्ज प्रति निकासी 15 रुपए प्लस जीएसटी होगा। याद रहे कि यह सीमा एटीएम और ब्रांच को मिलाकर है। जी बेसिक सेविंग बैंक के डिपॉजिट खाता धारकों को साल में एक ही चेक बुक फ्री में मिलेगी, जिसमें 10 चेक होंगे। इसके बाद अगर वे 10 चेक वाली नई चेक बुक चाहते हैं तो उन्हें 40 रुपए प्लस जीएसटी का शुल्क अदा करना होगा। अगर 25 चेक वाली नई चेक बुक चाहते हैं तो उन्हें 75 रुपए प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। अगर कोई इमरजेंसी है और आपको तुरंत ही चेक बुक चाहिए तो फिर 10 चेक वाली चेक बुक के लिए आपको 40 रुपए की बजाय 50 रुपए प्लस जीएसटी का पेमेंट करना होगा। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को चेक बुक पर कोई भी शुल्क नहीं देना होगा।
दोस्तों बिहार के कुछ गांवों में कोरोना वैक्सीन को लेकर अब तक भ्रांतियां फैली हुई है। कई इस पर भरोसे करके कोरोना वैक्सीन को अपना रहे हैं, तो वही कईयों ने इसे सिरे से नकार दिया है। इसी क्रम में खबर जदयू विधायक गोपाल मंडल के गांव से है, जहां के लोग कोरोना वैक्सीन को लेने से इनकार कर दिया है। जी हां, यहां तक कि नवगछिया के दियारा इलाके में लोगों ने टीके का विरोध करके स्वास्थ्य कर्मी सहित बीडीओ और पीएचसी प्रभारी को भगा दिया। इसके साथ ही गांव वासियों ने अब शब्द भी कहे। दोस्तों यास तूफान को देखते हुए आपदा विभाग ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैयार कर लिया है। यह तूफान के दौरान जिलों में राहत बचाव की जरूरत पड़ी तो इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमों को तैयार करके रखा गया है। जहां पर तूफान का असर सबसे ज्यादा होगा वहां इन टीमों को तत्काल भेजा जाएगा। विभाग को बुधवार को टारगेट पॉइंट और ज्यादा प्रभावित होने वाले जिलों का नाम मौसम विज्ञान केंद्र आपदा प्रबंधन विभाग को देगा। इसके बाद विभाग टीमों को उस लोकेशन पर भेज देगी, ताकि राहत बचाव कार्य में कोई परेशानी नहीं हो। जी हां, पूरे बिहार भर में एसडीआरएफ की 18 टीमें हैं, जिसमें 11 टीमें पटना के गायघाट, गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, बेतिया, मधेपुरा, खगड़िया में हैं। बाकी 7 टीमें पटना में हैं, जो आपदा के दौरान लोगों को बचाने में पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं। दोस्तों कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भारत में हाहाकार मचा दिया है। इस जानलेवा संक्रमण ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। इस संक्रमण ने पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। कोरोना के कहर के चलते अब तक 577 बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यों से मिली रिपोर्ट का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि बीते 1 अप्रैल से 577 बच्चे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अपने माता पिता के निधन के कारण अनाथ हो गए हैं। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया और कहा है कि भारत सरकार हर उस बच्चे का सहयोग एवं संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जानकारी दी गई है कि 1 अप्रैल से अब तक 577 बच्चों के माता पिता की कोरोना के कारण मौत हो गई। इंडिया टुडे की जानकारी के अनुसार मंत्रालय कोविड-19 के चलते अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए बच्चों के संबंध में सभी राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में 10 लाख रुपए का बजट रखा गया है। फिलहाल ये सभी बच्चे अपने सगे संबंधी के साथ रह रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकारों से संपर्क में है। दोस्तों इस महीने खाद्य तेलों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जी हां, मूंगफली तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल, वनस्पति सूरजमुखी के तेल और पाम तेल की कीमतें अब बीते 1 दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों में इस बारे में जानकारी मिलती है। कोरोना महामारी की वजह से लगभग सभी राज्य में विभिन्न तरीके के प्रतिबंध और अर्थव्यवस्था की खराब हालात के बीच आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है। जी हां, कल डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक बैठक में सभी हितधारकों, राज्यों और कारोबारियों से खाद्य तेल की कीमतें कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बैठक के लिए इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि केंद्र सरकार देश में खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित है। यह पिछले 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी खाद्य तेलों की कीमतें में तेजी देखने को मिलती है। सामान्य तौर पर घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार जितनी होती है। जी हां, दरअसल भारत में खाद्य तेल की 60% जरूरत को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। दोस्तों बाबा रामदेव और आईएमए के डॉक्टरों के बीच एलोपैथी और आयुर्वेद उपचार को लेकर चल रही लड़ाई में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े पुत्र और हसनपुर सीट से विधायक तेज प्रताप यादव भी कूद पड़े हैं। जी हां, उन्होंने ट्वीट करके बाबा रामदेव पर निशाना साधा है, लोगों को इनसे सतर्क रहने की सलाह दी है। जी हां, आशंका जताई है कि बाबा रामदेव देश को असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव ने सवालिया लहजे में कहा है कि बाबा हमारे देश पर अलग ही मुद्दा थोपना चाहते हैं। फिर सतर्क करते हुए बगैर पीएम मोदी का नाम लिए नरेंद्र मोदी को फकीर कहा। आगे कहा है कि याद रहे देशवासियों, ये बाबा उसी फकीर गैंग का सरगना है। लालू यादव के परिवार से वे खुद दोनों पुत्र तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के अलावा सिंगापुर में रहने वाली पुत्र रोहिणी आचार्य ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं। जब वे ट्विटर पर ही राजनीतिक लड़ाइयां लड़ते हैं। दोस्तों ब्लैक फंगस जानलेवा बन रहा है। यहां राज्य में ब्लैक फंगस से मंगलवार को 4 लोगों की जान चली गई है। यहां पटना में 2 और मुजफ्फरपुर और बेतिया में एक मरीज की मौत ब्लैक फंगस से हुई है। यहां शहर के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में मंगलवार को 2 लोगों की ब्लैक फंगस के चलते मौत हो गई। यह मृतकों में 2 महिलाएं हैं। इसमें गोपालगंज जिले की 45 वर्षीय बासमती देवी और खगड़िया की बेबी मिश्रा है। दोनों मरीजों के ऑपरेशन की तैयारी थी, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और मंगलवार
को दोनों मरीजों की मौत हो गई। जी आंखों में सूजन और नाक और मुंह में तकलीफ की शिकायत के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट किया गया। IGIMS अस्पताल में अब तक 6 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। जी ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए IGIMS में 40 बेड ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए बढ़ा दिए गए हैं। IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया है कि मंगलवार से 70 की जगह 110 बेड पर ब्लैक फंगस के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। जी 40 अतिरिक्त बेड बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 40 बेड और बढ़ा दिए गए हैं। मंगलवार को 30 नए मरीजों को भर्ती किया गया। ऐसे में अब फंगस वार्ड में 99 मरीजों का इलाज चल रहा है। जी इनमें 2 मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर ने जमकर कोहराम मचाया, लेकिन अब इसका असर तेजी से कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। यह सूर्य का संक्रमण दर घटकर अब 2.29% हो चुका है। वहीं रिकवरी रेट अब 94.27% पर पहुंच चुका है। बिहार में लागू लॉकडाउन के बाद संक्रमण चेन को जहां तोड़ने में मदद मिली, वहीं दूसरी तरफ समय के बीत जाने के साथ संक्रमण की ताकत भी कमजोर पड़ने लगी है। एक शोध के मुताबिक बिहार के 24 जिलों में अब आंकड़े राहत बढ़े हैं। वहीं 14 जिलों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी शोध संस्थान ने एक रिसर्च किया है, जिसके आधार पर बिहार के जिलों में संक्रमण के प्रसार में कोरोना की ताकत का पता किया गया है। 24 जिलों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण प्रसार का दर 1% से भी कम पाया गया है। वहीं 14 जिलों में अभी भी संक्रमण का खतरा बरकरार है। इन जिलों में अभी संक्रमण प्रसार का दर 1% से भी अधिक है। डॉक्टरों की माने तो बिहार में अब संक्रमण की दर कम हो रही है। जी कोरोना की ताकत भी अब कमजोर होने लगी है। आने वाले दिनों में कोरोना के मामले और घटने लगेंगे। बिहार के 24 जिलों में अब राहत की तरफ ये लहर आ चुका है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर संक्रमण के प्रसार की दर अगर 1.5 है, यानी कि 1.5% है, तो फिर उससे खतरा बरकरार है। इसमें संक्रमण तेजी से दूसरे को भी चपेट में लेने की तैयारी में रहता है। लेकिन अगर इसकी दर 1% से भी नीचे है, तो फिर एक संक्रमित मरीज के समूह में संक्रमण फैलाने का खतरा कम रहता है। बिहार के 14 जिलों में यह खतरा अभी भी बरकरार है। जिन 14 जिलों की बात कर रहे हैं वो 14 जिले हैं किशनगंज, अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, बांका, भोजपुर, अरवल, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, मधेपुरा और नवादा। इस जिले में अभी भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। यह संक्रमण का प्रसार दर यहाँ पर 1% से भी अधिक है। वहीं पर दूसरी तरफ पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद, सारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, सिवान, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, कटिहार, मुंगेर, गया, जमुई, शेखपुरा में अब संक्रमण का प्रसार दर 1% से भी कम हो गई है। यहाँ के लोगों में कोरोना पॉजिटिव से समूह में संक्रमण के फैलने की संभावना कम है। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर से देश भर में कोहराम है। ऐसे में हालात को देखते हुए लगभग सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन सर्विस की सुविधा दे रखी है, ताकि उन्हें ब्रांच ना जाना पड़े। जहां वही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बीच बैंकों में आवाजाही भी कम है। फिर भी अगर आपको कोई जरूरी काम है तो फिर आप जान ले कि किस दिन आप ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं कि जून में बैंक कितने दिन बंद रहेंगे। तो जून में बैंक 9 दिन बंद रहेंगे। इन छुट्टियों की लिस्ट देखकर आप अपना जरूरी काम जरूर निपटा लें। जी RBI की ओर से बैंक में छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है। ये इसमें राज्य के हिसाब से सभी बैंकों की छुट्टियां तय होती है। RBI की तरफ से जारी छुट्टियों के अनुसार साप्ताहिक छुट्टियां और हॉलिडे मिलाकर जून के महीने में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। यह जून माह में इस बार कोई बड़ा त्योहार नहीं है, इसलिए साप्ताहिक अवकाश के अलावा सिर्फ 3 स्थानीय त्योहार हैं। दोस्तों बिहार के तकरीबन 70,000 सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के 1,68,00,000 बच्चों के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, 27 मई से यानी कि आज से दूरदर्शन बिहार चैनल पर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए डिजिटल कोर्स का प्रसारण होगा। जबकि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाई के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जबकि क्लास 9 से 12 तक के बच्चे के लिए पढ़ाई संबंधित प्रसारण पहले की तरह ही जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इसका अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील छात्र छात्राओं से की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे दूरदर्शन बिहार पर पढ़ाई से संबंधित प्रसारण को अवश्य रूप से देखें। साथ ही प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और अभिभावकों से विशेष अनुरोध किया है कि विद्यार्थियों द्वारा इस प्रसारण को देखा जाना सुनिश्चित कराएं, ताकि सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके।
दोस्तों एलोपैथी को लेकर चल रहे विवाद में आचार्य बालकृष्ण ने नया मोड़ ला दिया है। जी हां, उन्होंने एक ट्वीट करके इस पूरे मामले को ईसाई धर्मांतरण से जोड़ दिया है, जिसके बाद पूरे विवाद को नया मोड़ मिल गया है। पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट करके लिखा है कि सारे देश को ईसाई धर्म में तब्दील करने के षड्यंत्र के तहत बाबा रामदेव को टारगेट किया जा रहा है और योग तथा आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि देशवासियों, अब तो गहरी नींद से जागो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेगी। जब पूरे देश को #क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की षड्यंत्र के तहत स्वामी रामदेव जी को टारगेट करके योग एवं आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है, ये कहा है आचार्य बालकृष्ण ने। इस बीच आचार्य बालकृष्ण ने अपने एक बयान में कहा है कि बाबा रामदेव कोई उपहास नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वे सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन लेने के बावजूद डॉक्टर की मौत पर दुख जता रहे थे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि जितने भी वैज्ञानिक है उनका पतंजलि में स्वागत है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास लाखों मरीजों का डेटा है जो कोरोना लेकर ठीक हुए हैं। दोस्तों इंटरनेट मीडिया के महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम 26 मई 2021 से बैन हो सकते हैं। यह दावा 25 मई से ही किया जा रहा था। इसे भारत में बैन किया जा सकता है, यह भी कहा जा रहा था। ऐसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कार्रवाई केंद्र की नई इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन को लागू करने के कारण हो सकती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम प्रतिबंध लागू होने की सूचना मात्र से ही यहाँ के लोगों ने दुखी है। इस बीच फेसबुक की तरफ से एक बयान आया है कि वे सरकार की नई गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करेंगे। नई गाइडलाइंस पर उसकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है, जबकि ट्विटर ने नई गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 6 माह का समय मांगा है। आपको बता दूं कि यह गाइडलाइंस 3 माह पहले ही जारी हुई थी। जी हां, केंद्र सरकार ने फरवरी में नई गाइडलाइंस को जारी की थी। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यह जरूरी था। इंडियन वर्जन कू एकमात्र इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने नई गाइडलाइंस पालन किया है। तो आपको बता दूं कि भारत में किसके कितने यूजर्स हैं। तो भारत में यूट्यूब के 44 करोड़ 80 लाख यूजर्स हैं, व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं और फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम के 21 करोड़ क्लाइंट हैं, वही 1 करोड़ 75 लाख ट्विटर अकाउंट होल्डर हैं, वही कू ऐप के 65 लाख से अधिक यूजर्स हैं। दोस्तों नेपाल में सालों से दोहरी नागरिकता के रूप में रह रहे विवाहिता भारतीय लड़कियों को नेपाल में नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, रविवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पहले संशोधन के साथ जारी किए गए नागरिकता कानून से दोनों देशों का रोटी बेटी का रिश्ता और बढ़ेगा। यह भारत नेपाल के बीच पड़ोसी देश के अलावा सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा बेटी रोटी का संबंध है। यह एक और जहां भारत की लड़कियां विवाह करके नेपाल जाते हैं, वही नेपाल की लड़कियां भारत आती है। भारत में विवाह के साथ ही पति के नागरिकता के आधार पर पत्नी की भी नागरिकता बन जाती है, लेकिन नेपाल में भारत से विवाह करके गई लड़कियों को अधिकार नहीं था। लेकिन इस नए नागरिकता कानून से नेपाल में भारतीय लड़कियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। इस नए नागरिकता संशोधन कानून से दोनों देशों के बीच रिश्ता और अटूट हो गया है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान सुपर साइक्लोन यास ने बिहार सरकार की चिंता कई मोर्चों पर बढ़ा दी है। इस तूफान का असर बिहार में दिखने लगा है। 26 से 30 मई तक राज्य में इसका असर रहने की संभावना है। इस दौरान भारी बारिश, आंधी, वज्रपात और ओले गिरने जैसे घटनाएं भी हो सकती है। सामान्य जनजीवन पर पड़ने वाले असर के साथ ही चिंता इस बात की है कि इसके चलते अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था प्रभावित न हो। पिछले दिनों टॉक्टर तूफान के बाद हुई बारिश में बिहार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल पटना स्थित NMCH में जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई थी। दोस्तों बिहार इन दिनों कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं। जी भले ही बिहार में संक्रमण थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहां राजनीति चरम पर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पहली कक्षा में एडमिशन कराने के लिए स्कूल में आवेदन दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस स्कूल में जेडीयू ने तेजस्वी के एडमिशन के लिए आवेदन दिया है, उसी स्कूल में लालू यादव ने भी अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। जेडीयू नेता धीरज कुमार ने शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में चल रहे प्रवेश उत्सव अभियान में नामांकन के लिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवेदन दिया है। जहां राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित एक स्कूल में तेजस्वी यादव के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दिया है। साल 1965 में उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने खुद अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से पूरी की। जहां विद्यालय के रजिस्टर्ड में लालू प्रसाद यादव का नाम भी यहां दर्ज है।
दोस्तों उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं विधानसभा चुनाव की तारीखें भी नजदीक आ रही है। जी ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। जी भाजपा ने चुनाव को लेकर बैठक भी की, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के भी कई सदस्य शामिल थे। जी बीजेपी की इस चुनाव बैठक को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने तंज कसा है। जी पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भाजपा की चुनावी बैठक को लेकर ट्वीट किया और लिखा है कि जिंदगी रहे ना रहे, लेकिन चुनाव की तैयारी में विलंब ना हो, देरी ना हो। लज्जाहीन सत्ता का युग है ये पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही यूजर इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। दोस्तों आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों का आयोजन 19 सितंबर से यूएई में हो सकता है। यह वहीं इसका फाइनल मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने पीटीआई को बताया है कि टूर्नामेंट के बाकी बचे मुकाबले को 3 हफ्ते में खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें 10 डबल हेडर मुकाबले होंगे। आईपीएल 2021 में कोरोना के चलते टाल दिया गया था। जब यह टूर्नामेंट टला था तब तक इसका 29 मुकाबले खेले जा चुके थे, जबकि 31 मैचों का आयोजन होना अभी भी बाकी है। दोस्तों मध्य प्रदेश के अशोकनगर से एक जबरदस्त चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ हासिल करने के लिए ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि दस्तावेजों में उसे मृत घोषित किया जा चुका है। इसी के चलते पिछले 2 महीने में शिव कुमार अहिरवार नाम का यह व्यक्ति अधिकारियों के सामने जाकर बार बार मैं जिंदा हूं कहने के लिए मजबूर है। यह बताया गया है कि शिव कुमार मजदूरी करता है। उसने 2018 में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में नाम दर्ज कराया था। इसके जरिए सरकार असंगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता देती है। शिव कुमार को भी 2018 में इस स्कीम में शामिल होने के बाद बेटा पैदा होने पर सरकार से 18,000 रुपए मिले थे, लेकिन इस साल मार्च में ही बेटी पैदा होने के बाद जब वो ब्लॉक ऑफिस गया तो सामने आया है कि सरकारी दस्तावेजों में उसे मृत घोषित किया जा चुका है। यह शिव कुमार के मुताबिक अधिकारी ने यह कहा है कि सरकारी रिकॉर्ड में उसे 2019 में मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद जब उसने वहां मौजूद लोगों को समझाने की कोशिश की कि वह अभी जिंदा है तो किसी ने नहीं सुना, किसी ने विश्वास नहीं किया। अधिकारियों ने कहा है कि उसे यह गलती उच्च अधिकारियों से सही करानी चाहिए। इसी के बाद सरकारी योजना के लाभ उसे मिल सकेंगे। जयप्रीत शिव कुमार के मुताबिक अधिकारियों से मिलने के बाद उसने गांव के सरपंच से अपने जिंदा होने की पुष्टि करने वाली एक चिट्ठी भी लिखवाई है, लेकिन इसके बाद से ही वे कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।